हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेशियस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि ग्रह क्या होते हैं और ग्रह होने के लिए क्या शर्तें होना चाहिए, प्लूटो के ग्रह के श्रेणी से क्यों हटाया गया था, क्या वजह थी जो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। और फिर हम देखे थे ग्रहों की दूरी का क्रम, सूर्य से दूरी का क्रम क्या था, फिर आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम देखे थे। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद बुध को देखे थे, फिर शुक्र को विस्तार पूर्वक देखे थे, क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है, इस सारे वजह को हमने देखे थे। तो दोस्तों, आज हम पहले देख लेते हैं। बुध और शुक्र को पढ़ा दिए थे बुध, और आज हम बात करेंगे पृथ्वी की। जैसा कि हम बात किए थे, यह क्या था, एक सन है, या एक क्या सन है, और सन के दूरी के अनुसार हमने ग्रहों का क्रम क्या हम देख लिए थे। इसके सबसे करीब क्या पाए जाते हैं, तो मरकरी पाए जाते हैं, जिसको बुध कहते हैं। इसके बगल में क्या पाए जाते हैं, वेनस, जिसको शुक्र कहते हैं। फिर अर्थ, पृथ्वी कहते हैं। फिर क्या, मार्स, मंगल पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की पेटी पाए जाते हैं। और इसके क्षुद्र ग्रह के बगल में क्या पाए जाते हैं, जुपिटर, बृहस्पति पाए जाते हैं। और इसके बगल में कौन पाए जाते हैं, शनि, सैटर्न। फिर यहाँ पर यूरेनस, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, नेपच्यून पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कल के क्लास में हम क्या देखे थे, इस बुध को हमने देख लिया था, शुक्र को हमने देख लिया था, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का क्लास होगा पृथ्वी पर होगा, और पूरे पृथ्वी को हम पूरे विस्तारित ढंग से पढ़ते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या अधिक मात्रा में जल पाए जाते हैं। और आप देखे होंगे जल का आंशिक कलर क्या होता है, नीला होता है। जब काफी सारे जल आप जमा होते हैं, नदी में आप जाइएगा जहाँ पर काफी सारे जल रहते हैं, वहां पर देखिएगा नदी का रंग जो होता है हल्का हल्का नीला होता है, जिस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी मौजूद होने के कारण पृथ्वी को एक और संज्ञा दी जाती है। क्या कहे जाते हैं, ग्रीन, क्या होता है, ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी जाती है। ग्रीन प्लेनेट, तो किस ग्रह को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है, तो पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। और ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पारिस्थितिकी मौजूद होती है। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंध को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। और ऐसा पारिस्थितिकी केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, जिस कारण से पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी सभी ग्रहों की अपेक्षा इसका क्या होता है, अत्यधिक क्या होता है, घनत्व होता है। अत्यधिक घनत्व होता है। तो किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो वह पृथ्वी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो 12,714 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है, 12,714 किलोमीटर। इसका विषुवत रेखीय व्यास कितना होता है, पता, विषुवत रेखीय व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर। याद रखिएगा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है, 12,714 किलोमीटर। और विषुवत रेखीय व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर। और यहाँ से दोनों का डिफरेंस पूछ दिया जाता है कि ध्रुवीय व्यास और विषुवत रेखीय व्यास के बीच कितना डिफरेंस पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, दोनों के बीच कितना का अंतर पाया जाता है,
तो आप देखिएगा 42.3 किलोमीटर लगभग यह अंतर पाए जाते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवत रेखीय व्यास के बीच कितना अंतर पाई जाती है, तो 42.3 किलोमीटर अंतर पाई जाती है। अब देखते हैं पृथ्वी का कुल विषुवत रेखीय लंबाई कितनी होती है। उस लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे, क्या पूछ दे, पृथ्वी की विषुवत रेखा की कुल लंबाई, तो दोस्तों हम इसको ऊपर में मिटा रहे हैं, आप नोट करते हुए जाइएगा। पृथ्वी के कुल विषुवत रेखीय लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, परिधि भी अगर एग्जाम में दे दे, परिधि कितनी होती है, तो वह होती है 40,000 40,075.02 किलोमीटर लगभग होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हाँ 40,075 किलोमीटर विषुवत रेखीय का परिधि या विषुवत रेखा की लंबाई कुल कितनी होती है, 40,075 किलोमीटर होती है। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा होगा कि विषुवत रेखा लंबाई या परिधि और विषुवत रेखा के व्यास। तो यहाँ सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ एक क्या पृथ्वी है। हम इस पृथ्वी को क्या बोलते हैं, आधा भाग इसको हम काट देते हैं। आधा भाग हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो पृथ्वी का आकार जो है कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो यह जो है विषुवत रेखीय व्यास, या जो यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कहते हैं। और विषुवत रेखा की लंबाई कुल पूछ दे, लंबाई, तो मान लेते इसको अगर 0 डिग्री लाइन है पृथ्वी, तो इसकी कुल लंबाई, यह जो कुल लंबाई यहाँ से लेकर यह चारों और जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय लंबाई या उसको परिधि बोलते हैं। जबकि इस ये बीच वाले को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय व्यास कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह डिफरेंस आपको समझ में आ गई होगी। अब एक पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो वह कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन वह तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री कोण बनाती है। यहाँ से एग्जाम में अक्सर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं और मार देते हैं 23.5 डिग्री। जबकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी जो है तल के साथ कितना कोण बना रही है, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 23.5 डिग्री सभी जानते हैं। और क्या करते हैं, 23.5 डिग्री पहला ऑप्शन रहेगा। जो जल्दबाजी में क्या करते हैं, 23.5 डिग्री मार देते हैं। जबकि पृथ्वी जो है अपने तल के साथ, मान लेते हैं यह एक क्या पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी लेकिन 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे यह क्या 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है। ये इसका क्या आधार है, मान लेते हैं यह एक क्या तल है पृथ्वी के, क्या यह एक पृथ्वी क्या तल है 23.5 डिग्री। जबकि अगर यहाँ से देखा जाए यह क्या 90 डिग्री, अगर सीधा होता तो क्या होता, यह 90 डिग्री होता, लेकिन नहीं, सीधा नहीं है, वह क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो अब शेष कितना कोण बचा, इसके तल से सटने के लिए कितना कोण बचा, 66.5। तो अगर पूछ दे पृथ्वी जो है तल के साथ कितना कोण बना रही है, तो 66.5 डिग्री। जब वह अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो वह हो जाएगा 23.5 डिग्री। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आप समझते हैं पृथ्वी में 2 प्रकार की गति होती है, एक होती है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। यह गति क्या होते हैं और इस गति का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम पहले जान लेते हैं। दोस्तों ये सब आप लिखते जाइएगा, अब हम इसको मिटा रहे हैं। तो दोस्तों पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है। पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है। पृथ्वी में क्या होता है, 2 प्रकार की गति होती है। वह 2 प्रकार की गति में पहला गति को हम जानते हैं घूर्णन गति। क्या है घूर्णन गति।
घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति अक्सर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं घूर्णन गति और परिक्रमण गति। परिक्रमण गति को ही परिभ्रमण कहते हैं। तो घूर्णन गति क्या होता है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर वह स्वयं का चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति किसे कहते हैं? यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर स्वयं का जब चक्कर लगा रही है, स्वयं का चक्कर लगाती है, तो कैसे लगाती है? मान लेते हैं यहाँ क्या पृथ्वी है, पृथ्वी क्या 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या झुकी है। जब यह खुद ऐसे से चक्कर लगा रही है, खुद ऐसे से चक्कर लगा रही है, तो उस गति को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। उस गति को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति के क्या प्रभाव होते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखते हैं घूर्णन गति के घूर्णन गति के प्रभाव क्या पड़ते हैं? हम जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं? जल पाए जाते हैं। और जब क्या पृथ्वी क्या घूमेगी, पृथ्वी जब क्या ऐसे चारों तरफ घूमेगी तो क्या होगा? उसका जल क्या होगा? काफी हिलेगा। और जल हिलेगा तो क्या होगा? पहले एक पॉइंट आप, जल हिलेगा तो क्या होगा? ज्वार भाटा आएगी। जल हिलेगा तो क्या आएगी? ज्वार भाटा आएगी। जल हिलेगा तो क्या होगा? ज्वार भाटा आएगी। लेकिन ज्वार भाटा के आने में एक और चीज का योगदान होता है, वह क्या होता है? कोरियोलॉसिस बल या कोरियोलॉसिस बल का योगदान ज्यादा होता है। अब ये कोरियोलॉसिस बल क्या होता है? जब पृथ्वी क्या होता है? अपने पथ पर घूमती है तो एक प्रकार के बल का निर्माण होता है जिसको कोरियोलॉसिस बल कहते हैं। और यह कोरियोलॉसिस बल जो होता है ज्वार भाटा के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया, जब पृथ्वी घूमेगी, वह अपने पथ पर ऐसे करके घूमेगी तो जल भी क्या होगा? हिलेगा। और जल हिलेगा तो क्या होगा? ज्वार भाटा आएगी। और इसके अलावा क्या आएगा? तो समुद्र के जलधारा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जलधारा में परिवर्तन क्या आएगा? जलधारा में परिवर्तन आएगा। और क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो क्या होगी? जलधारा बहेगी तो जाहिर सी बात है क्या? हवा बहेगी। और हवा जो बहेगी उसमें क्या होगा? नमी होगी। और नमी होगी तो उस ठंडी हवा को हम क्या बोलते हैं? समीर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समीर आएगी। समीर को इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। तो घूर्णन गति से क्या होगा? ज्वार भाटा आएगी, जलधारा में परिवर्तन होगा, समीर चलेगी। और एक और इफेक्ट होता है, दिन और रात होते हैं। दिन और रात होते हैं। दिन और रात होने में घूर्णन गति का काफी योगदान होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि घूर्णन गति क्या है और घूर्णन गति के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों आप समझते हैं परिक्रमण गति क्या होते हैं और परिक्रमण गति का इफेक्ट क्या पड़ता है, उसको हम जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परिक्रमण गति क्या होती है। सेकंड कौन था गति? पृथ्वी का परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? जैसा कि हमने देखे घूर्णन गति, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी जो है, मान लेते हैं यहाँ क्या सन है और सन के चारों ओर क्या होते? पृथ्वी गति करते हैं। पृथ्वी क्या घूम रही है? पृथ्वी जो घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और इस परिक्रमण गति को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। परिभ्रमण गति भी कहते हैं। तो अब देखते हैं, तो आप समझ गए होंगे परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति क्या होते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं परिभ्रमण गति से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो परिक्रमण गति से क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देख लेते हैं। तो परिक्रमण गति से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। और दिन का छोटा बड़ा होना इसी परिक्रमण गति के
परिक्रमण गति के कारण होता है। तो याद रखिएगा, दिन और रात होना घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों का योगदान होता है, जिस कारण से दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण गति से क्या होता है, तो मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। और क्या होता है, साल में परिवर्तन होते हैं। और क्या होता है, परिक्रमण गति से दिन और रात होते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है, साल में परिवर्तन होता है। और क्या होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने के दिन एंड 6 महीने की रात होती है। ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। किसके कारण, परिक्रमण गति के कारण। तो हम देखते हैं कि ये 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात ये किस कारण से होती है, क्या वजह है, उसको हम पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं यह क्या सूर्य है, यह एक क्या है, सूर्य है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या गति कर रही है, सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर जो वह क्या, पृथ्वी जो है गति करे। मान लेते हैं यह क्या, या पृथ्वी है, या क्या पृथ्वी है। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है। या पृथ्वी मान ले, या क्या ध्रुव है, या इस ध्रुव को मान लेते हैं, और इधर यहाँ पर इस ध्रुव को मान लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ से आप गौर से देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बताए थे, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होते हैं। किस कारण से, परिक्रमण गति से, परिक्रमण गति के कारण। हम इसको मान लेते हैं रात, इसको क्या मान लेते हैं, रात। और इसको क्या मान लेते हैं, दिन, इसको क्या मान लेते हैं, दिन। और इसको क्या मान लेते हैं, दिन। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का जो रोशनी पड़ रहा है, लगभग यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है, 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 लगभग देखा जाए तो यहाँ तक आएगी। और ये जो सूर्य की रोशनी जो है ये ध्रुवों तक, इस ध्रुव पर नहीं जा रही है, इस ध्रुव पर क्या है, नहीं जा रही है। इस ध्रुव पर कब रोशनी पड़ेगी, जब सूर्य जो है गति करते करते यहाँ पर आएगी। तो इसका ये हिस्सा क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इसका प्रकाश वाला हिस्सा यहाँ अंधेरा में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ आने में पृथ्वी को 6 महीने का टाइम लग जाता है, जिसके कारण से कहा जाता है कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों होती है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। पृथ्वी घूर्णन गति भी करे, अपने अक्ष पर भी घूमे, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश कब पड़ेगा, जब पृथ्वी जो है परिक्रमण गति करते हुए यहाँ पर चले आएगी। तो इसका ये हिस्सा यहाँ पर चलाएगा, सूर्य के प्रकाश वाले हिस्से में चलाएगा, और यह हिस्सा यहीं तक जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, रात होगा। तो आप देख रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति क्या होती है। लेकिन एक पॉइंट है परिक्रमण गति का। दोस्तों अब हम इसको मिटा रहे हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, परिक्रमण गति कितने दिनों का होता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9 सेकेंड। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9 सेकेंड में वह एक चक्कर लगाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इस घटना को सोलर वर्ष कहते हैं। इस घटना क्या होता है, सोलर वर्ष, या इसको सौर दिवस कहते हैं,
या इसको सौर दिवस कहते हैं, या फिर इसको ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। क्या है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? सोलर वर्ष या सौर दिवस या ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है। और यह ट्रॉपिकल वर्ष जो होता है, ट्रॉपिकल वर्ष वसंत विषुव के बराबर होते हैं। वसंत विषुव के बराबर होते हैं। और यह वसंत विषुव क्या होते हैं, अगले क्लास जब लेंगे, आगे हम बताएंगे वसंत विषुव क्या होती है। डायग्राम के थ्रू हम बताएंगे वसंत विषुव क्या होते हैं। लेकिन हम इसको समझते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। इसको क्या मान, इसको 365 दिन 6 घंटा ही मान लिया जाता है। इस 9 मिनट और 9 सेकंड को छोड़ दिया जाता है। 365 दिन और 6 घंटा मान लिया जाता है। और यही 6 घंटा जो होता है 4 वर्षों के बाद 6 चौका 24 घंटा में चेंज हो जाती है। और यही 24 घंटा जो होती है एक दिन में चेंज हो जाती है, जिसके कारण से 4 वर्षों बाद लीप ईयर आते हैं। लीप ईयर क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटा में चक्कर लगाती है। और यही 6 घंटा 4 वर्षों के बाद एक दिन में चेंज हो जाती है 24 घंटे के बराबर। और यही 24 घंटा या एक दिन जो एक्स्ट्रा होती है वह फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। आप ये सोच रहे होंगे या कभी सोचे भी नहीं होंगे कि फरवरी माह में ही इस एक्स्ट्रा दिन को क्यों जोड़ा गया था। जनवरी में भी तो जोड़ दिया जा सकता था, क्यों फरवरी में जोड़ा गया? तो इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? कि हमारा जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ग्रीक में रहने वाले वैज्ञानिक थे जिसके नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया था। ग्रीक में जो थे पहले जब कैलेंडर बना था उस टाइम ग्रीक में जो नया साल सेलिब्रेट किया जाता था वह 1 मार्च को। नया साल ग्रीक में जब कैलेंडर बना था वहां के लोग जो थे 1 मार्च को न्यू साल को सेलिब्रेट करते थे। अर्थात उसका अंतिम महीना कब था? उसका अंतिम महीना फरवरी होता था। ग्रीक में अंतिम महीना फरवरी में होता था। लेकिन अभी हम लोगों का अंतिम महीना कौन होता है? दिसंबर होता है। पहले जब कैलेंडर बना था उस टाइम ग्रीक में अंतिम महीना फरवरी होता था। और 1 मार्च को नया साल सेलिब्रेट किया जाता था। उस टाइम एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना था। तो अब एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ जोड़ा जाएगा? शुरू में तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर नया साल मनाया जाता था। इसीलिए तब ये सोचा गया कि फरवरी में एक दिन को जोड़ दिया जाए, क्योंकि उस टाइम फरवरी जो था वह ग्रीक के देशों में अंतिम माह होता था। और उसी अंतिम माह में एक दिन जोड़ दिया गया, जिस कारण से अभी तक फरवरी में क्या था जोड़ता चला आ रहा है। और जिस कारण से लीप वर्ष में क्या होता है फरवरी माह 29 हो जाता है। 28 का होता है लेकिन लीप ईयर में क्या होता है 29 हो जाता है। लेकिन या हम लोग 1 जनवरी को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे भारत पर कितने वर्ष बहुत दिनों तक राज किया था। तो उसने कैलेंडर में ज्यादा कुछ छेड़छाड़ तो नहीं किया, बस उसने एक थोड़ा सा यह चेंज किया कि जो मार्च में नया साल सेलिब्रेट किया जाता था वह अंग्रेज जो लोग जो थे वह जनवरी में सेलिब्रेट करने लगे। तभी से वह रूल फॉलो किया जाता है। और यही कारण है कि हम लोग भी जनवरी माह में नया साल को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, ये बात आपको जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह कुछ नया बात है, यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, अब एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। क्या है लास्ट पॉइंट? हमारा पृथ्वी जो है किन किन तत्व हमारे पृथ्वी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व, पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व। यहाँ से एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम देख लेते हैं।
तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 47% पाई जाती है। इसके बाद क्या पाई जाती है? सिलिकॉन। सिलिकॉन पाई जाती है। वह कितना पाई जाती है? सिलिकॉन 27% पाई जाती है। उसके बाद क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पाई जाती है। एल्यूमिनियम पाई जाती है। कितना पाई जाती है? एल्यूमिनियम जो है ये 8% पाई जाती है। उसके बाद लोहा पाई जाती है। लोहा पाई जाती है। यह लोहा कितना? 5% पाई जाती है। लोहा के बाद क्या पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम कितना पाई जाती है? तो 3% पाई जाती है। उसके बाद पाई जाती है सोडियम। सोडियम पाई जाती है। सोडियम कितना पाई जाती है? तो 2.7%। इसके बाद देखा जाए तो पोटेशियम पाई जाती है। पोटेशियम कितना पाई जाती है? तो 2.5% पाई जाती है। हम सोडियम को यहाँ लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। सोडियम कितना पाई जाती है? सोडियम 2.7% पाई जाती है। तो दोस्तों आप ये क्रम याद रखिएगा। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व तो क्या? ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3% पाई जाती है, सोडियम 2.7%, पोटेशियम 2.5%। ये आपको क्रम भी पूछ सकता है। और यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पूछ देगा क्या कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? तो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे अधिक धातु तत्व कौन है? तो वह कौन हो जाएगा? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन काहे न होगा? तो सिलिकॉन से क्या क्वेश्चन पूछे जाएगा कि पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा उपधातु कौन है? तो वह कौन हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। ऑक्सीजन, पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व कौन है? अगर सिर्फ तत्व पूछे तो वह कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगर धातु तत्व पूछे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या धातु नहीं है, वह क्या गैस है। धातु तत्व पूछे तो धातु तत्व क्या है? एल्यूमिनियम हो जाएगा। पृथ्वी में पाए जाने वाले सर्वाधिक उपधातु कौन है? तो उपधातु कौन है? तो वह कौन है? सिलिकॉन है। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे। अब पृथ्वी के बाद जो भी ग्रह वो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।